पिरामिड निवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हितिन, मैं सेक्टर 70A पिरामिड अर्बन होम्स का रेजिडेंट हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2.5 साल की स्ट्रगल के बाद में यहाँ पे RW के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 30 मार्च को। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे इलेक्शंस में जो खड़े हुए हैं उन कैंडिडेट से। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर बरिंदर मुखी जी, जो कि खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। दीपक खड़े हुए हैं सेक्रेटरी के लिए, और मिस्टर पंकज सारस्वत जी जो कि खड़े हुए हैं ट्रेजरर की पोस्ट के लिए। तो आइए इनसे बातें करते हैं। बरिंदर जी, मैं सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार हितिन जी। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा पिरामिड निवासियों को, हमारे परिवार को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, बताएं। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बरिंदर मुखी है। मैं सितंबर 2020 से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। मतलब आप लगा सकते हो कि जब से सोसाइटी में सबको घर मिले हैं, हम तब से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं एक US MNC में डायरेक्टर HR एंड कंप्लायंस के रोल पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरी फैमिली और मेरी फैमिली में मेरे वाइफ और बच्चे हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ HR में। मैं डबल ग्रेजुएट हूँ आर्ट्स में और लॉ में, और ऑलमोस्ट मेरा 17 साल प्लस का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में। नमस्ते सभी रेजिडेंट्स को। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लीड प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में। मुझे 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में और MBA इन IT। और यहाँ पर मैं जब से पोजेशन मिला लगभग तभी से रह रहे हैं सभी के साथ, और सबसे जुड़े हुए हैं। पोजेशन से पहले भी काफ़ी लोगों से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे तविश के साथ रहता हूँ। नमस्कार सोसाइटी के सभी सदस्यगण, मेरा नाम पंकज सारस्वत है। मैं इस सोसाइटी में अक्टूबर 2020 में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में हूँ। मेरा 17+ ईयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं एज ए फाइनेंस डायरेक्टर जो है एक UK MNC में वर्क कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे सहयोग दें, जिससे कि मैं सोसाइटी की उन्नति के लिए कार्य कर सकूँ। थैंक यू बरिंदर जी, दीपक जी, पंकज जी इंट्रोडक्शन के लिए। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि फाइनली आप 2.5 साल के बाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये पूरी जर्नी RW प्रोसेस की कैसी रही, क्या स्ट्रगल्स आई, और जिस वजह से हम आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। बरिंदर जी, आप इस बारे में कुछ बताएंगे, सब लोगों को जानकारी देंगे कैसा रहा है सफ़र। बिल्कुल हितिन जी, RW का सफ़र हमारा काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जैसे कि आपको पता है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑलमोस्ट 150 से 200 लोगों की टीम हमारे साथ पिछले 2.5 साल से लगी हुई है, जो एफर्ट डाल रही है कि हमारी सोसाइटी में RW इलेक्शन हो पाए। दरअसल 2 साल पहले जब हमने इस पे काम करना शुरू करा कि चलो एक सोसाइटी के लिए RW बनाते हैं, हमने बिल्डर को अप्रोच करा कि हमें RW बनानी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ये क्या प्रोसेस रहेगा, आप गाइड करें। तब हमें पता चला कि तब हमें बिल्डर से कोई इस चीज़ के बारे में कोई सपोर्ट नहीं मिली। फिर जब और इसकी गहराई में गए, हमने सोचा चलो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन लगाते हैं नया RW के लिए। हमने एप्लीकेशन लगाई हुआ है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमें पता चला कि RW ऑलरेडी बनी हुई थी 2.5 साल से। 2 साल हो गए थे हमें सोसाइटी में रहते हुए, किसी भी रेजिडेंट को ये नहीं पता था कि RW ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग रहा वो। फिर हमने RTI लगाई ताकि डिटेल्स निकल पाएँ कि कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है, उस पोस्ट क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे हमें पता चला वो जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो सोसाइटी में उनका आज तक कभी किसी से मिले नहीं थे। हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाए हमारे। हमने सोचा कि कैसे ना कैसे करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। हम उनसे रेगुलर मीटिंग करने के लिए फ़ोन करते, बात करने की कोशिश करते, पर नहीं हो पाया। आखिरकार हमें फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में केस डालना पड़ा, और केस हमने मिलके 150-200 लोगों ने एफर्ट लगाया। जैसे आपको बताया है कि रेजिडेंट से बात करी कि ये ज़रूरी है, हमारा अधिकार है सोसाइटी के लिए RW का होना। बिल्कुल। तो केस डाला। वो केस लगभग, जब हम आप सुन ही रहे हो कि 2.5 साल चला। हाँ जी। हाँ, उसके बीच में कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार हेयरिंग हुई। मेंबर्स हमारे ऑफिस छोड़ के, ऑफिस के बीच में से टाइम निकाल के उनसे मिलने गए, हेयरिंग अटेंड करी। हाँ, एक बात मज़े रही इसमें, हेयरिंग में कभी भी बिल्डर की तरफ से या ओपोजिशन की तरफ से एक भी बंदा नहीं आया। सिर्फ हम ही थे जो हर बार जा रहे थे।
हमारे लिए बहुत, इसीलिए हमारे ये सब बहुत चैलेंजिंग रहा कि हम किससे लड़ रहे हैं हमें यही नहीं पता लग रहा था। बस हाँ, हेयरिंग होती थी, डेट डल रही थी, चल रहा था काम। बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, लोग कह रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो पर ठीक है, सबने, किसी ने साथ नहीं छोड़ा, सबने कहा कि हम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। केस लड़ा। लास्ट ईयर हमारे अप्रैल में अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एक मिस्टर पांसल जी हैं, वो अपॉइंट किए गए। अपॉइंटमेंट वो भी एक हमारे लिए फर्स्ट स्टेप था। वो भी बहुत इजी नहीं था कि उसके बाद भी कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि उनको भी बताया गया मेंबर आप तभी बन सकते हो जब पुरानी कमेटी चाहेगी, आप ऐसे नहीं बन सकते हो। तो इन सब से लड़ते लड़ते फिर स्टेट रजिस्ट्रार तक गए हम, जब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात नहीं हुई, वहाँ से बात हुई, तब जाके हमें एक ऑर्डर पास हुआ कि आप मेंबर बन सकते हो। और ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से हमने लोगों को मेंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू करी है। दिसंबर में हमारे ऑलमोस्ट इलेक्शंस फाइनलाइज हो गए थे, 22 दिसंबर की डेट थी। पर कुछ इंटरनल कंप्लेंट्स की वजह से उसको फिर से 60 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया। तो फाइनली आज देखो, फिर नई डेट के अकॉर्डिंग 30 मार्च को हमारे इलेक्शंस फाइनल हुए हैं। तो ये जो जर्नी रही है, आप कह सकते हो कि बहुत चैलेंजिंग रही, बट हाँ, सब में मेंबर्स की बहुत सपोर्ट रही, जो साथ में खड़े हुए दिन रात ड्राफ्टिंग में, ऑफिसेज में जाना, उसी की वजह से ही हम आज इस जगह पे आए हैं कि आज हमारी सोसाइटी में इलेक्शन हो पा रहे हैं। थैंक यू वरिंदर जी फॉर शेयरिंग योर जर्नी। लगता है काफ़ी स्ट्रगल के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो वॉलंटियर्स हमारे साथ रहे हैं, आई थिंक उन्होंने भी लास्ट तक काफ़ी एफ़र्ट्स मारे हैं, तभी तक ये आज दिन हमें देखने को मिला है। मेरा इसी पे एक और सवाल है, दीपक जी, आप इसको अगर बताएं कि ये जो हमने अपने कैंडिडेट्स चूज़ किए हैं, वो उसका क्या प्रोसेस फॉलो किया है, किस बेसिस पे हमने अपने कैंडिडेट्स को चुना है, क्या आप इसके बारे में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? हितिन जी, जैसा कि वरिंदर जी ने बताया, तरह तरह के मुद्दों के लिए जब हमारी टीम इकट्ठी होती थी, 150-200 लोग जो इकट्ठे होते थे, उन सभी ने जैसे जैसे RWA का काम प्रोसेस आगे बढ़ा, सब वॉलंटियर थे, सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो फाइनली पोजीशन के लिए नाम भी चुना जाना लॉजिकल था। तो सभी ने वरिंदर जी, मेरा, पंकज जी का नाम सजेस्ट किया, और उसका बेसिस था कि हम ग्राउंड पे काम कर सके कोई, और जो रेगुलरली मीटिंग्स में फॉलो अप कर सके, बेशक ये छुट्टी लेनी पड़े, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर हो, दूसरों के बारे में और अपने बारे में ना सोचे, एक लार्जर ऑडियंस के बारे में सोचिए, थोड़े एजुकेटेड हों, प्रोसेस के बारे में जानते हों, ताकि, और पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। तो ये सब चीज़ों के लिए जिन को लगा, उन्होंने नाम आगे रखे। वरिंदर जी, मैं और पंकज जी हैं, और कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने नाम रखे उनका हम थोड़ा सम्मान करें। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें दी गई है, और हम चाहते हैं कि अगर हम चुने जाएं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से निभाएं। थैंक यू दीपक जी। क्या आपकी जो टीम है, ये जो इतने टाइम से लगी हुई है, क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इस टीम ने? क्या आप उनके बारे में प्राइवेट निवासियों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल हितेन जी, हमारी टीम, जैसे कि हमने बताया कि ना सिर्फ 2.5 साल से, हम तो जब से सोसाइटी में रह रहे हैं 4 साल 4.5 साल से, तब से हर चीज़ के लिए हमने सोसाइटी में फ़ाइट करी है। क्योंकि जो हमें सपोर्ट थी वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक थी। ऑलमोस्ट ऐसा लगा लीजिए कि सोसाइटी में हर चीज़ के लिए ही हमें लड़ना पड़ा। कुछ मेन पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा उसमें सबसे पहले है कि एक हमारे फेज़ 2 में टावर 16 के पीछे ओपन गार्बेज डंप था, जहाँ टावर से गार्बेज कलेक्ट करके वहाँ ओपन में रखा जाता था। ये बहुत ही बड़ा इशू था, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंट्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जानते हो कि अगर ओपन गार्बेज में रहता है, बारिश आती है, कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब उन टावर के लोगों के लिए वहाँ रहना मुश्किल था। तो एक फोर्स्ड एक्शन हमने जो बिल्डर को रेगुलर पुश करके करवाया, जिसमें कि उसको एक कवर्ड में बनाया जाए, ताकि इससे लोगों को सहायता मिले, निजात मिले उस गंदगी से, उन बीमारियों से। उसके अलावा हमारी टीम के जो एक बहुत ही सपोर्टिव मेंबर और सीनियर मेंबर हैं, राजेश सोडी जी, पूरी सोसाइटी में IGL सिर्फ उन्हीं की वजह से आई है। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि एक सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस चीज़ को, हमारी टीम के मेंबर ने इस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया। तीसरा हमारे लिए, जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी 2 पार्ट्स में है, इसमें एक गेट है, 2 गेट उस तरफ है। सोसाइटी में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है हमारे, के कौन आ रहा है, ये हर चीज़ के लिए आज की डेट में हर सोसाइटी के लिए बहुत मैटर करता है। तो हर सोसाइटी की लिफ्ट में
कैमरे होना कि कौन किसके घर आ जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे कैमरे होना, इस पे भी हमें फाइट करनी पड़ी। सोचो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये नहीं, ये एक हमारी बेसिक राइट है, अमेनिटीज हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। हमने वो फाइट करके फ्री ऑफ कॉस्ट लिफ्ट के अंदर और ग्राउंड फ्लोर पे कैमरा लगवाए। और चौथा, जैसे कि लोगों में आते जाते हैं व्हीकल्स मूवमेंट है और व्हीकुलर मूवमेंट है, उसको मिनिमलाइज किया जाए। तो हर जो भी रोड ब्रेकर्स बने हैं ताकि सोसाइटी में सेफ्टी से लोग स्पीड ब्रेकर चल पाएँ, तो हमने उसको लगवाया है। तो ये मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से है। बाकी मैं अपने कलीग दीपक जी से बोलूँगा कि वो भी शेयर करें। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया, सिक्योरिटी काफ़ी पॉइंट उन्होंने टच किए, उनमें से एक सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट था। नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी गार्ड बहुत रिड्यूस कर दिए थे इन्होंने शुरू में जो एजेंसी ली थी। हमने इसके खिलाफ काफ़ी मीटिंग्स की, फॉलोअप किए और फिर इन्होंने रिस्पेक्टेबल नंबर बढ़ाए, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है। फिर शुरू में जैसे जैसे हमने पोजेशन लिया था तो कोई भी दीवार कूद के आ सकता था, तो उसमें फिर हमने फेंसिंग लगाई। और फाइनली एक पॉइंट ये था कि शुरू में जब हम बिजली का कनेक्शन आ रहा था तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। तो बिल्डर कोशिश कर रहा था कि 11 kVA का ट्रांसफार्मर लगे, लेकिन हमारी सोसाइटी में 2018 के बाद 33 kVA का लगना चाहिए था। तो हमने काफ़ी मल्टीपल मीटिंग्स करी और फाइनली हमारा 33 kVA का भी ट्रांसफार्मर 1600 की फैमिली के लिए 3300 का kVA का ही होना चाहिए था। उसके बाद हमारा एक रेगुलर वाटर टैंक की एक इशू आने लगा। आपने देखा होगा कि पानी गंदा आता था, बदबू आती थी, तो उसमें इनकी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होती थी। एक शेड्यूल होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि पहली बार ये मैनेज कर रहे थे तो हम इनको फॉलोअप किया। तो अभी हम शेड्यूल पे काम करते हैं, जिससे कि हर 3 मंथ्स बाद 6 मंथ बाद वाटर क्लीनिंग होती है, आपको मैसेज भी आते होंगे और रेगुलरली करते हैं। और फाइनली एक फाइनल जो काम वन टाइम था, हालांकि वो EDC चार्जेस जो थे हमने रिमूव करवाए थे। तो काफ़ी लोगों को नॉलेज कम होने की वजह से वो तरह तरह के रूमर्स फैलाते हैं। ये ट्रिब्यून का एक न्यूज़ है, आर्टिकल है, जिसमें हमारे भारत भूषण जी हैं जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, GST कमिश्नर थे, उन्होंने EDC चार्जेस कम किए थे, जिसमें पर फ्लैट 40,000 रुपये ये चार्ज कर रहे थे। जब हमने इसके बारे में गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा तो उन्होंने साफ मना किया और पेपर के अंदर एक न्यूज़ निकाली कि कोई भी बिल्डर EDC चार्जेस नहीं ले सकता। तो हमारे बिल्डर ने, प्लस में फ्यूचर में सभी बिल्डर्स ने वो 40,000 रुपये नहीं लिए। तो ये भी एक कुछ फॉलोअप हमने किए थे, अचीवमेंट था बहुत। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर STP वाटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक इशू रहा है, जिसके अंदर सारा दिन 24 घंटे हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली इन फेज़ 2 जो है, STP वाटर के टैंकर्स का जो है बेरोक टोक आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी के बच्चों को हर समय ख़तरा बना रहता है। बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग लोग भी जो है, जो सोसाइटी में वॉक करते हैं, उनके लिए हमेशा एक रिस्क रहता है। साथ के साथ जो पानी वेस्ट वाटर जो जाता है, उससे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा भी बना रहता है, जिसके निराधान के लिए हम लोगों ने BD फैसिलिटी मैनेजमेंट से कई बार फॉलोअप्स और मीटिंग्स किए, और जिसके फलस्वरूप हमारी जो है BD टीम ने अग्री किया कि उन्होंने जो है वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन का अरेंजमेंट किया, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो हमारा जो है इनसाइड सोसाइटी की जगह आउटसाइड सोसाइटी से ही जाने लगा, जिससे कि लोगों को बचाव करने में काफ़ी मदद मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बंदरों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था। बंदरों के आतंक की वजह से कई बार तो ऐसा भी केसेस सामने आए जिसमें बंदर जो है सोसाइटी किसी के फ्लैट में जो है खुली खिड़की से अंदर घुस गए, उन्होंने सारा सामान तहस नहस कर दिया। साथ ही एक बच्ची जो कि अपने कमरे में लेटी हुई थी, वो डर के मारे बंदर के आने से बाथरूम में जाकर लॉक हो गई और उसको बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ा। अभी एक रिसेंट केस फेज़ 1 में भी हुआ था, जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग जो है स्टेयर से उतर रहे थे और बंदर एकदम से आ गया, तो वो सीढ़ियों से स्लिप कर गए और काफ़ी चोट लगते लगते बचे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट से कई बार इसको एस्केलेट किया, मीटिंग की, और हमने उन्हें बहुत सारे सुझाव रखे। उन सुझावों में से एक था कि हम जो है लंगूर बंदर को लेकर आएँ, जो कि सोसाइटी में बंदरों को भगाने में मदद करे। इसके अलावा हमने जो है बंदरों के बड़े लंगूरी बंदर के कटआउट और उनके जो है वॉइस रिकॉर्डिंग लगाने के प्रयास भी किए। साथ के साथ जो है गन शॉट फायर शॉट करने के भी जो है प्रपोज़ल दिए थे। फाइनली एज ए सॉल्यूशन फैसिलिटी मैनेजमेंट ने लंगूरी बंदर को घुमाना शुरू कर दिया है, बट हमारा निरंतर प्रयास है कि हम जो है सोसाइटी में जगह जगह जो है लंगूरी बंदर की वॉइस रिकॉर्डिंग और कटआउट्स लगवा सकें, जिससे कि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि आपकी टीम ने इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, इतना काम किया है ग्राउंड लेवल पे।
थैंक यू उसके बारे में बताने के लिए। इसके बाद मेरा जो अगला सवाल है कि एक गवर्निंग बॉडी बनने के बाद में आपकी टीम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें, क्या विज़न है आपकी टीम का? हितेन जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम बहुत एक्साइटेड हैं। अगर हमें रेजिडेंट की सपोर्ट और ब्लेसिंग से हम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स बनते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा 3 साल का एक रोड मैप ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। जैसे जैसे हमें सजेशन मिले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन RWA फॉर्मेशन में, तो उसी के बेसिस पे हमने एक एजेंडा तैयार किया है। कुछ पॉइंट्स जो मैं इनमें से हाईलाइट करना चाहूँगा, उनमें से सबसे पहला है कि सभी मेंबर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, सोसाइटी सभी की है, सभी मेंबर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी एक बंदा इसको नहीं कर सकता। तो हर एक की पार्टिसिपेशन बहुत मैंडेटरी है। तो विल इंश्योर कि हर मीटिंग में हर रेजिडेंट मेंबर को अवेलेबल जो है हो सकता है उसको बुलाया जाए, उनके सजेशंस उनके साथ शेयर किए जाएं, और कुछ भी काम करने से पहले उनके साथ प्रपोजल डिस्कस किए जाएं, ताकि हम उसको एक मिल के उसको आगे बढ़ पाएँ, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा हमारे लिए, जैसे कि हम एक बहुत बड़ी सोसाइटी, पहले भी बताया, एक हाई लेवल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कि कुछ एरिया अभी भी बाकी हैं जिसमें CCTV कैमरास नहीं हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत कमी है। जैसे दीपक जी ने अभी आपको बताया है कि हर टावर के नीचे पहले होता था, पर वो कम हो गया, हमें नहीं पता चला क्यों कम किया गया, आज तक हमें उसका जवाब नहीं मिला। फिर कुछ नए प्रोसेस इन एंड आउट मूवमेंट के हम करेंगे जब सबके रेजिडेंट के लिए ईज़ के लिए हों। तीसरा मैं कहूँगा, एक सोसाइटी में हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है, जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हम एक बहुत एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। बेशक। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी डिमांड रही है कि सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए। तो हम रेजिडेंट की सहमति से बिल्कुल उस पर काम करेंगे और मंदिर का निर्माण करवाएंगे। एक है, हर कहीं भी रहते हो आपको छोटी छोटी चीज़ों में काम करना होता है। प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया। सोसाइटी थोड़ी दूर है, हर चीज़ पास में अवेलेबल नहीं है, और हम इस चीज़ की मेंटेनेंस देते हैं। तो हम ये भी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो हम इंश्योर करेंगे ये 24/7 उनको ये एटलीस्ट मेंटेनेंस सर्विसेज अवेलेबल हों। जो हमारे लिए सबसे मेन मुद्दों में से लोगों ने हमें सजेस्ट किया गया कि आप इन पे काम करो। तो बाकी के पॉइंट्स मैं दीपक जी को सजेस्ट करूंगा कि आप बताएं। थैंक यू। सो दीपक जी, इसमें एज ए सेक्रेटरी आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी RWA बनने के बाद में, आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, सो सब बड़ा एक जो इशू हमने रेजिडेंट से बात करके पता किया कि कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है जी, तो कुछ लोग हैं जो फ़ोन करके काम करवा लेते हैं, कुछ लोग जो बाकी रेजिडेंट है वो नहीं करवा पाते, जो भी रीज़न इन्होंने बनाया, कोई प्रोसेस नहीं है। तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ से हमने यही सीखा है कि भाई एक प्रोसेस बनना चाहिए, ताकि उसके बाद कोई भी रेजिडेंट कंप्लेन करे तो उसकी रेजोल्यूशन विद इन टैट के अंदर हो जाए। टैट मतलब 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा हमारा पार्किंग का, विजिटर पार्किंग है, उसमें भी थोड़ा सा मामला ऑनेस्टली नहीं हो रहा। कई लोगों की आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, पूरा दिन पूरी रात वहीं खड़ी रहती हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो एक स्मार्ट ऑथराइज ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है ईजिंग के लिए। ये छोटी सी लगती है, लेकिन क्योंकि ये डे टू डे हमें इफेक्ट करती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फिर हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो मैं हमारा जो अफोर्डेबल फेडरेशन बनी हुई है, जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी हरियाणा में, मैं उनका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उनमें 2-3 सोसाइटीज़ में उन्होंने अपने बिजली के बिल 6.5 यूनिट से 5.5 करवा लिए। अच्छा। और उनका टेम्पलेट रेडी है, तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम उस टेम्पलेट को हमारी सोसाइटी में भी इम्प्लीमेंट करा के कोशिश करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस खत्म हो जाए। हम सोसाइटी क्यों ज्वाइन करते हैं? मैं पहले रेंट पे रहता था, तो हमने सोसाइटी ज्वाइन की हाई राइज में। तो सोसाइटी की फीलिंग आती है, वहाँ पर कल्चरल इवेंट होते हैं जो अभी तक होते आ रहे हैं, मतलब बहुत प्रेम भाव से। लेकिन हम ऐसा श्योर करेंगे कि जो कल्चरल कमेटी एक सभी लोगों से मिलकर बने, सभी जो भी फेस्टिवल है मनाते हैं, सभी मिलके बैठ के एक ऐसा कुछ प्रतिबंध तरीके से प्लान किया जाए कि भी हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट होता रहे और सभी मिल के प्रेम भाव से वहाँ पर उसको अटेंड करें। बहुत अच्छा विचार। तो जिससे कि एक ऐसी फीलिंग आए कि हम सोसाइटी में रहते हैं। तो ये कुछ हमारी फ्यूचर की कार्यविधि रहेगी। तो साथियों, अगर आपने हमें मौका दिया RWA बनाने का,
तो हमारा सबसे पहला प्रयास RW बनने के बाद जो होगा वो होगा सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करना। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि हम निरंतर फॉलोअप कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट को जानने के लिए, जिसके लिए जो हमें कभी भी दिखाई नहीं जाती। हमें नहीं पता कि हमसे कितना मैनेजमेंट, जो भी हमसे मैनेजमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, और हमारे जितने हमसे जो है इनकम जनरेट की जा रही है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, क्या वो रियल टाइम हो रहे हैं और क्या सच में हम घाटे में जा रहे हैं। जैसा कि BD फैसिलिटी और पिरामिड हमेशा बोलता रहता है कि हम लॉस में हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट उनसे जनरेट करवाकर और हमारी आज की डेट में एक्चुअल पोजीशन क्या है वो लेना, एक ऑडिट रिपोर्ट जिसको कि विच विल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर, वो एक CA से रिपोर्ट ऑडिट करा कर हमें जो है पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने के बाद में हमारा प्रयास होगा देखना कि क्या हम किसी भी प्रकार से जो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस हैं उनके ऊपर जो GST लग रहा है, क्या हम उसको कम करने का कोई प्रयास कर सकते हैं। ये भी हमारा एक मुख्य प्रयास रहेगा। इसके अलावा हमारे मेंटेनेंस चार्जेस में बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज़ होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का या इलेक्ट्रीशियन का, जो आता तो है अगर किसी काम के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिए वो मना करता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं आता है या हमारे स्कोप में नहीं आता। तो क्या हम उन चीज़ों को इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम अपने मेंटेनेंस फैसिलिटी को और सुधार सकते हैं। इन चीज़ों पे कार्य करना हमारा जो है मुख्य मुद्दा रहेगा। थैंक यू। सुनकर ऐसा लगता है कि आपकी टीम ने सारे एस्पेक्ट्स को काफ़ी सोच विचार किया है, और जैसा कि बताया, आपने बताया कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, आपके पास ऐसा सपोर्ट है, तो लगता है कि आप आराम से इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप इस पद को और इस RW को आगे ले जा सकते हैं। सो सही दिशा में आपका विज़न मुझे लगता है, आपकी पूरी टीम का लगता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वरिंदर जी, दीपक जी एंड पंकज जी। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।